मैं राजेंद्र कुमार सिंह से आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम शासन के अंग व्यवस्थापिका में न्यायिक कार्य संबंधी कार्यों व्यवस्थापक की शक्तियों पर चर्चा करेंगे, जिसमें न्यायिक कार्यों पर चर्चा कर रहेंगे। आमतौर से विधायिका को न्यायिक कार्य प्रदान किए जाते हैं, किंतु कतिपय देशों में विधायिकाएँ न्यायिक प्रकृति के कुछ कार्यों का संपादन करती है। ब्रिटेन की लॉर्ड सभा देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने पर कांग्रेस का ऊपरी सदन सीनेट महाभियोग की न्यायालय की भांति सुनवाई करके निर्णय करता है। भारत में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग और इसी तरह की सुनवाई में निर्णय की व्यवस्था संसद करती है। स्विट्जरलैंड की राष्ट्र सभा को संविधान की व्याख्या का अधिकार प्रदान किया गया है। हमारा यह मत है कि विधायिकाओं को न्यायिक कार्य नहीं सौंपे जाने चाहिए, क्योंकि उनका निर्वाचन न्यायिक कार्यों को संपन्न करने के लिए नहीं किया जाता है। न्यायिक कार्य विधिवेत्ता ही कर सकते हैं। आम विधायकों में विधिवेत्ताओं जैसा विशिष्टीकरण नहीं होता है। विधायिका स्वयं कानून बनाकर उनको न्यायिक व्याख्या का कार्य करेगी तो निश्चय ही शासन की शक्तियों का दुरुपयोग होगा। निर्वाचन संबंधी कार्य अनेक देशों में व्यवस्थापिकाएँ निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती है। इजराइल और भारत की संसदीय गणराज्य की राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को उस स्थिति में राष्ट्रपति चुनने का अधिकार है। अगर राष्ट्रपति निर्वाचन में किसी भी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की संसदें 29 दिसंबर को 3 नामों की सिफारिश करती है। उनमें से एक को गवर्नर जनरल का कार्यभार संभालने के लिए नामित किया जाता है। कई देशों में विधायिकाएँ प्रधानमंत्री उसके मंत्रियों के चुनाव का अनुमोदन करती है। अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा मंत्री पद के लिए जिन व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है, सीनेट द्वारा उनका अनुमोदन आवश्यक है। इजराइल में मंत्रिमंडल के सदस्यों को पूरी सूची संसद द्वारा अनुमोदित की जाती है। स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली द्वारा फेडरल काउंसिल के 7 सदस्यों का निर्वाचन करती है। जापान में सम्राट द्वारा जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के तौर पर मनोनीत किया जाता है और डाइट द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। संविधान संशोधन संबंधी कार्य लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य संविधान में संशोधन करने का माना गया है। विधायिकाएँ जनसार्वभौमता का प्रतिनिधित्व करती है। अतः संविधान जन इच्छा के क्रियान्वयन में बाधक बनने लगे तो उसमें संशोधन का अधिकार व्यवस्थापिका के पास ही रखना तर्कसंगत है। संशोधन का अधिकार कुछ देशों के विधानमंडलों को आंशिक रूप से प्राप्त रहता है, तो कुछ देशों में विधानमंडल को संशोधन का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। इंग्लैंड की संसद जब चाहे तब संविधान में संशोधन कर सकती है, क्योंकि वहाँ साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं है। किंतु अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि देशों में विधायिका को संशोधन का आंशिक अधिकार प्राप्त है। संशोधन के आंशिक अधिकार से यह अभिप्राय है कि संशोधन विधानमंडल के साथ अन्य संस्थाएं भी जुड़ी रहती है। संक्षेप में हम परंपरागत अर्थ में कह सकते हैं कि एक सुसंगठित विधायिका का कार्य सरकार की नीतियों और प्रस्तावों का विश्लेषण करना, उनकी आलोचना करना, उन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार करना। अंत में जैसा विधायक शब्द का निहितार्थ है, उसी मत विधि निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेना, जो ऐसे क्षेत्र में अब भी संभव है जो विशेषज्ञ और प्रशासक पर अधिक से अधिक निर्भर है। व्यवस्थापिकाओं के आधुनिक और राजनीतिक कार्य 20वीं शताब्दी में बदलती हुई परिस्थितियों में विधायिकाओं के कार्य और भूमिकाओं में भी परिवर्तन आया। आजकल व्यवस्थापिकाओं के राजनीतिक कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो गए, अतः हमें विधायिकाओं के कार्यों का अध्ययन राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास के संदर्भ में करना चाहिए। विधायिकाओं के राजनीतिक और राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित कार्य निम्नलिखित है। औचित्यकरण या वैधता प्रदान करने का कार्य। इसका अभिप्राय है कि जनता अथवा अभिजन में सरकार के शासन करने के नैतिक अधिकार के लिए या तो नियमित और निर्विघ्न रूप में या स्पष्ट और चेतन ढंग से कार्यपालिका के उपक्रम पर विधायी अनुमोदन की छाप लेकर स्वीकृति अथवा समर्थन प्राप्त करना। विधायी का संबंध जनता और अभिजन वर्ग से सरकार के शासन करने के उस नैतिक अधिकार के प्रति व्यापक है, गहन भावना उत्पन्न करती है जो अन्यथा उपलब्ध न हो सके। सुरक्षा तंत्र कार्य। विधायिका तनाव कम करती है, उन्हें आश्वासन प्रदान करती है और आमतौर पर सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति समर्थन जुटाने का
काम करती है, बाहर के जानने के रास्ते का कार्य भी करती है, जिसका तात्पर्य यह है कि जब किसी राजनीतिक व्यवस्था में गतिरोध स्थिति आ जाती है और सामान्य निर्णय निर्माण प्रक्रिया उस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता नहीं सुझाती, तब विजन वर्ग कई बार ऐसे निर्णय के लिए विधायिका की ओर देखते हैं जिससे उस व्यवस्था को गतिरोध की स्थिति से निकाला जा सके। प्रतिनिधित्व कार्य व्यवस्थापिका प्रतिनिधित्व का कार्य करती है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व से तात्पर्य शासकों या प्रतिनिधियों का उन लोगों के प्रति उत्तरदायी होना जिन्होंने उनको शासन बनाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका अदा की। इस कारण विधायिका से अपेक्षा की जाती है कि वह निर्वाचकों के आदेशों, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के प्रति उदासीन नहीं रहे, अपितु वे नियम निर्माण करते समय उन बातों पर विशेष ध्यान रखें। वस्तुतः निर्वाचित व्यवस्थापिकाएं प्रतिनिधि सरकारों का पर्याय बन गई है। विधि संप्रभु जनता की इच्छा की व्यक्ति है और व्यवस्थापिकाएं इसके निर्माण की संरचनात्मक व्यवस्था है। हित स्वरूपीकरण हित समूहीकरण का कार्य विधायिकाओं का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य हित स्वरूपीकरण है। राजनीतिक व्यवस्था में लोगों के अनेक हितों में संघर्ष अनिवार्य इस पर कट रूप लेते हैं। विधायिका हितों को पूरा करके इनकी सुरक्षा करके वे इनके प्रस्तुत करने वालों को धमकी देकर इनमें से सामंजस्य स्थापित करती है। राजनीतिक व्यवस्था में हित मांगों का स्वरूपीकरण हो जाने के बाद विधायिका को ही इन हितों का समूहीकरण करना पड़ता है। समूहीकरण का तात्पर्य विभिन्न हितों या मांगों में सामंजस्य उनका अनुकूलन समाधान करने से विधायिकाएं अनेक प्रकार से हित समूहीकरण कर कार्य निष्पादित करती है। इस काम में अनुनय, समझौते, समझाने बुझाने से लेकर विधि निर्माण करके या अन्य प्रकार की धमकी देकर विविध हितों का समूहीकरण कर सकती है। विधायिकाएं अनेक मांगों को नर्म करके उन्हें पूरा करने का वायदा करके कुछ दिनों में प्रमुख हितों को पूरा करके या उग्र दबाव वाली मांगों को ठंडा करके हित समीकरण के कार्य में सफल हो जाती है। राजनीतिक सामाजिकरण शिक्षण विधायिकाओं का एक महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक सामाजिकरण जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। राजनीतिक सामाजिकरण तात्पर्य उस प्रक्रिया से जिसके आधार पर कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अपनी मांगों के लिए अपने राजनीतिक व्यवस्था अपने लोगों से प्रतिबद्ध रखती है और अपने पर अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इस दृष्टि से राजनीतिक सामाजिकरण ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था बारे में लोगों के मूल्य, विश्वास, आस्था, संवेग वर्तमान आने वाली पीढ़ियों को प्रदान किए जाते हैं। संसद और विधायिकाएं राजनीतिक प्रशिक्षण के प्रमुख मंच है। विधायिका होने वाले वाद विवाद समाचार पत्रों और दूरदर्शन के माध्यम से आम जनता तक पहुँचते हैं। जनता उन पर बहस करती है और राष्ट्रीय मुद्दों पर अधिक जागरूक व अधिक समझ वाली बनने लगती है। पर्यवेक्षण, छानबीन, निगरानी कार्य आधुनिक विधायिकाएं कार्यपालिका के नियम निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया का उल्लंघन करने से रोकने का प्रयत्न करती है। लोक लेखा समितियां प्रश्नों एवं पूर्व प्रश्नों, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन, कटौती तथा निंदा प्रस्तावों से व्यवस्थापिकाएं कार्यपालिकाओं की पूरी चौकसी करती है। कभी कभी संसद व जांच आयोगों की नियुक्ति भी करती है। हाल ही में भारत में बैंक घोटाले की जांच के लिए जेपीसी की नियुक्ति इसका सुंदर उदाहरण है। व्यवस्थापिका द्वारा जांच और निगरानी का डर व्यवस्था कार्यपालिका न्यायपालिका की सतर्क रखता है, क्योंकि व्यवस्थापिका की भूमिका देश के रक्षक एवं पहरेदार जैसी है। यह देश की न्यायपालिका कार्यपालिका उच्च पदाधिकारियों से जवाब तलब करने का अधिकार रखती है। संक्षेप में व्यवस्थापिकाएं राजनीतिक व्यवस्था के प्रत्येक घटक की निगरानी रखने का कार्य करती है, शक्तियों के दुरुपयोग से बचाव करती है। व्यवस्थापिका का संगठन की दृष्टि से व्यवस्थापिका को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका जिस राज्य की व्यवस्थापिका में एक ही सदन होता है उसे एक सदनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक देशों ने एक सदनात्मक प्रणाली अपनाई। आज यूरोप के कुछ देशों, यूनान, बुल्गारिया आदि में एक सदनीय विधानमंडल है। एक सदनीय विधायिका के समर्थकों का मुख्य तर्क कानून जनता की इच्छा को अभिव्यक्त
करता है उसका प्रतिनिधित्व करते हुए ये कार्य एक सदन द्वारा किया जा सकता है, एक से अधिक के द्वारा नहीं, क्योंकि इच्छा एक होती है अनेक नहीं। एक सदनात्मक व्यवस्था को इसलिए पसंद किया जाता है, दूसरे सदन को अनुपयोगी खर्चीला माना गया है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका, जिस राज्य की व्यवस्थापिका में 2 सदन होते हैं उस व्यवस्थापिका को द्विसदनात्मक कहते हैं। संसद के अधिकांश राज्यों में जैसे इंग्लैंड, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक है। भारत में लोकसभा और राज्यसभा, इंग्लैंड में लॉर्ड सभा और कॉमन सभा, अमेरिका में सीनेट और प्रतिनिधि सभा आदि कुछ द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। द्विसदनात्मक प्रणाली ऐतिहासिक विकास सदस्यों का परिणाम व्यवस्था ब्रिटिश संवैधानिक विकास का परिणाम है। इंग्लैंड की संसद सबसे प्राचीन संसद संयोग से द्विसदनात्मक हो गई। अन्य प्रजातांत्रिक देशों में ब्रिटिश परंपरा का अनुसरण किया गया। लास्की के शब्दों में केवल ऐतिहासिक संयोग की बात है कि इंग्लैंड की व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक थी और उससे यह केवल ऐतिहासिक संयोग की बात है कि इंग्लैंड की व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक थी उसे उसी का अनुसरण निष्कर्ष किया गया। लॉबियों में कहा है कि ब्रिटिश संसद द्विसदनात्मक न होती तो शायद संसार के अन्य विधानमंडल द्विसदनात्मक नहीं होते। वर्तमान में बड़े लोकतांत्रिक राज्यों में व्यवस्थापिका के 2 सदन है। एक सदन को उच्च सदन है, द्वितीय सदन को दूसरे को निम्न सदन या प्रथम सदन कहा जाता है। निम्न सदन सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उसका निर्वाचन आवश्यक मताधिकार के आधार पर होता है। द्वितीय सदन विशिष्ट वर्गों, स्वार्थों, संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी रचना का कोई निश्चित संवैधानिक आधार नहीं है। विभिन्न देशों में इसकी संगठन का स्वरूप भिन्न है। इंग्लैंड की लॉर्ड सभा के संगठन का आधार वंश परंपरा है। इटली, जापान, कनाडा में द्वितीय सदन के सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। भारत की राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मनोनीत होते हैं। अमेरिका में सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क। विवेकपूर्ण पुनर्विचार के लिए, एक सदन की निरंकुशता पर रोक के लिए, विशिष्ट वर्गों में हितों का प्रतिनिधित्व के लिए, संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य कार्यभार में कमी, प्रतिभाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षा करता है। शासन शांत वातावरण। द्विसदनात्मक व्यवस्था के पक्ष में तर्क। दूसरा सदन आवश्यक है, द्वितीय सदन अनावश्यक है। वर्णित प्रतिरोध की संभावना रहती है, विलंबकारी, अधिक खर्चीला होता है, संघात्मक शासन के लिए आवश्यक नहीं। विवेकपूर्ण पुनर्विचार का तर्क। व्यवस्थापिका का पतन या उन्नति। विधायकों के पतन और उन्नति के सामान्य कारण निम्नलिखित कार्यपालिका के कार्यों में अभूतपूर्व हुई है। विशेषज्ञों पद्धति व्यवस्थापन की प्रथा हुई है। रेडियो और दूरदर्शन में विशेषज्ञों के परिषदों और समितियों का विकास है। सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण है। विदेशों संबंधों की प्रधानता, सकारात्मक राज्य का उदय है। दलगत राजनीति है। ये कारण है जिससे व्यवस्थापिका का पतन हो रहा है और कार्यकारिणी शक्तियों में वृद्धि हो रही है।